हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग टू फाइनेंस एजुकेशन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ड्यूटीज होती हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम फैमिली के बारे में बात करें तो बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली, हमारे घर के लिए भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। और वैसे ही हम सभी लोग इंडिया के सिटीजन हैं, तो हमारे इंडिया के लिए भी कुछ ड्यूटीज हैं, उस सोसाइटी के लिए कुछ ड्यूटीज हैं, और यही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और ये हमें निभानी भी चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में डिस्क्राइब किए गए हैं। वैसे आपको बता दूं कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनकॉर्पोरेट नहीं थे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनकॉर्पोरेट नहीं थे तो ऐसा क्या हुआ कि हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन करने की जरूरत पड़ी, और क्यों जरूरत पड़ी? तो चलिए मैं आपको इसका एक आंसर बताती हूँ, और ये इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि 1976 में आया था। कब आया था ये 1976 में आया था। उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और उसी टाइम पीरियड में 1975 से 1976 में एक देश में बहुत ही टेंशन का माहौल चल रहा था। उस टेंशन के माहौल को डील करने के लिए इस गवर्नमेंट ने एक इंटरनल इमरजेंसी लगाई। इस इंटरनल इमरजेंसी को लगाने के बाद लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे कि लोगों के बीच में बहुत शोर शराबा होने लगा। लोग इस गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करने लगे और वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस मांगने लगे। ऐसे में इंदिरा गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हुई। उन्होंने कहा, विथ राइट्स कम ड्यूटीज। कहने का मतलब ये है कि लोगों के राइट्स हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो उन्हें समझना चाहिए। ऐसे में उन्हें ऐसा लगा कि लोगों को एज ए रिमाइंडर ये अवेयर कराने की जरूरत है कि उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, और इसी को सोचते हुए उन्होंने अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री को एक कमेटी बनाने को कहा और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कहा, और उन्हीं के ऑर्डर को मानते हुए स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंडेड किए जो एज अ रिमाइंडर वर्क करेंगे सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो उसी रिकमेंडेशन को मानते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया, और उसी के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A स्पेसिफाइड किया जाता है और उसके अंदर एक आर्टिकल एड ऑन किया जाता है जो होता है आर्टिकल 51A, और इसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एड ऑन की जाती है। पर आप सोच रहे होंगे कि एट प्रेजेंट तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसमें से जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी होती है ये 2002 में एड ऑन की गई होती है। ठीक है, तो चलिए अब एक वर्ल्ड वाइड व्यू देखते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और कौन सी कंट्रीज हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अगर हम एक वर्ल्ड वाइड व्यू देखें तो हम पाएंगे कि बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। वहीं अगर हम सोशलिस्ट कंट्रीज के बारे में बात करें तो रशिया और यूगोस्लाविया के आर्टिकल 32 में उन्होंने
फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फंडामेंटल राइट के जैसे इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पेसिफाइड किया गया। वही जापान भी एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पेसिफाइड किया है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें से जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं देयर आर इन टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें से कुछ ड्यूटीज जो हैं वो सिविक ड्यूटीज हैं और कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ को हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है और कुछ को ब्लू कलर से। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज येलो कलर से लिखी गई है वो हमारी सिविक ड्यूटीज है और जो ब्लू कलर से लिखी हुई है वो मॉरल ड्यूटीज है। तो चलिए थोड़ा सा येलो कलर को जो फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है हम उसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिविक ड्यूटीज क्या है। Abide by the Indian Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. In the same way, uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. दोनों में क्या लिखा है? पहले वाले में ये बताया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसके इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल फ्लैग है या नेशनल एंथम है, हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे वाले सिविक ड्यूटी में ये बताया गया है कि हमें हमेशा हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे अपहोल्ड करना चाहिए। तो ये कुछ हमारी सिविक ड्यूटीज हैं। अब चलिए थोड़ा सा मॉरल ड्यूटीज को पढ़ते हैं और मॉरल ड्यूटीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी मॉरल ड्यूटीज क्या है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो हमेशा हमें जो है चेरिश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, हमें इंस्पायर्ड होना चाहिए जो नेशनल स्ट्रगल जो हुआ हमारे फ्रीडम के लिए उसको लेकर। ठीक है। सेकंड मॉरल ड्यूटी देखें तो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। तो हमेशा हमारी कंट्री को हमें डिफेंड करना चाहिए, हमेशा उसके सर्विस के लिए जो है हमें तत्पर रहना चाहिए जब भी हमारे देश को उसकी जरूरत पड़े। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, बीइंग द पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी हमें ये करना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम हमारे दूसरे फीचर के बारे में बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये बेसिकली जो आप फंडामेंटल ड्यूटीज देख रहे हो, ये 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बेसिकली मॉरल्स हैं। मॉरल्स है, ये वैल्यूज है ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, रिलीजन एंड मैथोलॉजी। ठीक है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स तक ही कन्फाइंड है। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हो ना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर बोथ फॉर द इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉर द फॉरेनर्स ऑल्सो। बट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली कन्फाइंड टू इंडियन सिटीजन्स। ठीक है। सिर्फ इंडियन सिटीजन्स तक ही कन्फाइंड है। अगर हम एक और इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करें तो ये नॉन जस्टिशिएबल है एंड डू नॉट हैव एनी लीगल सेक्शन अगेंस्ट देयर वॉयलेशन। अगर आप इसको तोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ जो है कोई पनिशमेंट लगेगा, आपको जो है जैसे जेल जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो इन्फोर्स कर सकता है थ्रू लेजिस्लेशन। अगर उनको लगता है कि आपने किसी फंडामेंटल राइट को नहीं माना, जैसे कि हमने यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि इसमें से जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कुछ जो है वो सिविक है और कुछ जो है मॉरल है। तो जितनी भी आप सिविक ड्यूटीज देखोगे ना, अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, हमने यहाँ पे पढ़ा अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है। आपको अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट करना ही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप क्या करोगे, उसको जाके कहीं पे फेंक आओगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी तो उसके लिए भी पनिशमेंट दी गई है और ये पनिशमेंट जो है ये पार्लियामेंट ने इन्फोर्स किया है थ्रू लेजिस्लेशन। ठीक है। तो यही बात जो है बताया गया है। तो इसी को अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे जितनी भी सिविक ड्यूटीज जो आप देख रहे हैं जो येलो कलर से हैं, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी गई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने ये एक और सिविक ड्यूटी ये पढ़ा, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है।
तो आपको हमेशा अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको इंप्रूव करना ही, आपको प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सिविक ड्यूटीज है उसके लिए पार्लियामेंट ने कुछ जो है कुछ ना कुछ लॉ जो है वो लेकर आए हैं। तो आई होप कि आपको इन फीचर से समझ में आ गया कि क्या हमारी सिविक ड्यूटीज है और क्या हमारी मॉरल ड्यूटीज है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और समझते हैं कि किस तरीके से इन फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिटिसाइज भी किया गया। जी हाँ दोस्तों, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, और क्रिटिसाइज करने के लिए उन्हें काफी सारे पॉइंट्स भी दिए जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डोंट कवर मैनी ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो एट प्रेजेंट 11 है, इसमें से जो क्रिटिसिज्म देते हैं वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं जो है वो कवर नहीं की गई है, जिसे कवर होना चाहिए। लाइक टैक्स। टैक्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, तो हर सिटीजन को टैक्स पे करना चाहिए। पर ऐसे कोई फंडामेंटल राइट जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में स्पेसिफाइड नहीं की गई। उसी तरीके से कास्टिंग वोट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन वो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं दी गई है। फैमिली प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक देश को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने के लिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में स्पेसिफाइड नहीं की गई है। तो जो क्रिटिक्स थे वो कहते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जो है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में एड ऑन करने की जरूरत है। अगर हम सेकेंड पॉइंट को रीड करें तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर मैनी पीपल, तो इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी गई है, बहुत सारे वर्ड जो है वो जो है बहुत ही ज्यादा स्पष्ट नहीं है, समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप ये सेकंड वाला मॉरल ड्यूटी ले लो, ठीक है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स। तो अभी ये जो कॉमन पीपल है उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नोबल आइडल्स क्या है। वही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो अब यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर क्या है, ये ड्यूटी ही जो है कॉमन पब्लिक को समझ में नहीं आ रही। जब कॉमन पब्लिक को समझ में ही नहीं आ रही तो वो उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने डे टू डे लाइफ में। तो ये जो है लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट है समझने के लिए कॉमन पीपल के लिए। अगर हम तीसरे क्रिटिक के बारे में बात करें तो इट इज डिस्क्राइब एज सुपरफ्लुअस। तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते कि फालतू में एक्स्ट्रा वजन बढ़ा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको एड ऑन करने की जरूरत ही क्या थी। मतलब ये तो नेचुरल है, बीइंग द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी समझ में आता है कि हमें हमारे देश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिंबल्स हैं, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल, ये तो नेचुरल है ना। जैसे ये इन्वायरमेंट हो गया, इसको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, अब इसको एड ऑन करने की जरूरत क्या थी, तो वो इसको सुपरफ्लुअस बताते हैं। तो ये जो है कुछ क्रिटिक्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर कुछ लोग जो है वो देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे एक्चुअली एक्ट एज रिमाइंडर। जी हाँ दोस्तों, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं ये एक रिमाइंडर की तरह वर्क करती है फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स। ये हमें अवेयर कराती है कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हमें हमारे देश के लिए क्या करना है, हमारे समाज के लिए क्या करना है, हमारे देशवासियों के लिए क्या करना है, ये हमें ये हमेशा याद दिलाता रहता है। ये एक वार्निंग की तरह भी एक्ट करता है, जैसे कि बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज जो हमारी सोसाइटी में होता रहता है या एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो होती रहती है, उसके लिए भी ये वार्निंग होती है कि हाँ आपको ये काम नहीं करना है, और अगर आप ऐसा करोगे तो उसके लिए भी पनिशमेंट है जो बताए गए हैं। इसके अलावा ये हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, डिसिप्लिन भी जो है डेवलप करता है। तो ओवरऑल ये फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये
बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है हमारे देश को एक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वीडियोस मिलती रहें। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।